नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ 19। अभी तक हम 18 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज 19 नंबर क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनकी भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा भी हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अब तक हमने 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, उद्धव शतक किसकी कृति मानी जाती है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उद्धव शतक किसकी कृति मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की अत्यंत ही प्रसिद्ध कृति मानी जाती है उद्धव शतक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाली प्राकृत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक का नाम क्या है। तो पंच परमेश्वर के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस। तो रामचरितमानस ये अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंडलियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार की जीत जो कहानी विधा के अंतर्गत आती है, इसके कहानीकार का नाम क्या है। तो हार की जीत जो कहानी विधा के अंतर्गत आती है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचरणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचरणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी व्याकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन कौन सी वीरता मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाक वीरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो शब्दार्थों सहित काव्यम ये किसकी पंक्ति मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका भामह। तो ये जो है भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, शब्दार्थो सहित काव्यम। इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं भामह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह मानी जाती है अशोक के फूल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि अशोक के फूल, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। लोगही लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। लोगही लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद। तो घनानंद इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कुल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार का नाम क्या है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना मानी जाती है? तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं ठेले पर हिमालय के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंशा अल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। तो ये जो है बोधा की पंक्ति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दो वचन होते हैं हिंदी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसके एक संपादक का नाम क्या है? तो भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसके एक संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
रुद्रदत्त शर्मा। तो रुद्रदत्त शर्मा जो हैं ये एक संपादक माने जाते हैं भारत मित्र पत्र के। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत मित्र पत्र इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1934 में। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता से। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य, लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो आकाशदीप कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि आकाशदीप जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है कहानी के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी किसकी रचना मानी जाती है। तो कामायनी किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता मानी जाती है। तो तोड़ती पत्थर कैसी कविता मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यथार्थवादी। तो ये जो है यथार्थवादी कविता मानी जाती है तोड़ती पत्थर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्रांतिकारी। तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी रामानंद। तो स्वामी रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कन्नड़ और तेलुगु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञान मार्गी। तो कबीरदास ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है। तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव की काव्य कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16 मात्राएं होती हैं, 16।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 और इसके जो संपादक हैं वो हैं जुगल किशोर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। तो ये जो है स्कंदगुप्त के अंतर्गत आता है धातुसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्कार। रसिक प्रिया के लेखक का नाम क्या है? तो रसिक प्रिया के लेखक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रसिक प्रिया के लेखक का नाम है केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका य जो है ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशुद्ध भाषा। तो अशुद्ध भाषा नाम दिया है भरत मुनि ने अपभ्रंश को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति मानी जाती है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की अत्यंत ही प्रसिद्ध कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी तमिल। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहस्यवाद। तो इन्हें जो है तो इन्हें रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है काव्य क्षेत्र में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर के कवि का नाम क्या है? तो तोड़ती पत्थर के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला इसके कवि हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि तोड़ती पत्थर ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बघेली। तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। पूर्वी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्साह। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहीम। तो ये जो है रहीम की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। कई बार ये पंक्ति जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि के लेखक का नाम क्या है? तो गीतांजलि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। इसके लेखक का नाम क्या है? तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं इस पंक्ति के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया है? तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुरसागर। तो सुरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कविता। तो नई कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से विपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में कौन सा समास होता है? तो नीलकमल में कौन सा समास मिलता है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। शेष कादंबरी के लेखक का नाम क्या है? तो शेष कादंबरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अलका सरावगी। तो अलका सरावगी जो हैं ये शेष कादंबरी के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण के द्वितीय
व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाप्राण। महाप्राण कहलाते हैं वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? तो दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सबसे अधिक या सर्वाधिक ख्याति अर्जित करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रणक्षेत्र। रणक्षेत्र कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग होता है? तो भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विस्मय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो ये पंक्ति जो है किस अलंकार के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूपक। तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर जो है ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शब्दावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन गद्य का प्रेत ये किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन गद्य का प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञ। तो अज्ञ के लिए कठिन गद्य का प्रेत ये कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। तो जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो पद्मावत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद बल्लभ पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी मानी जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका क और ख। क, ख, ग, घ ये जो हैं ये कंठीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम सागर। तो प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ठंडाई जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद जो हैं ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीतिकाल। ये जो है रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल के रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साकेत। साकेत जो है ये खड़ी बोली में लिखी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चादर के बाहर पछताओगे, तो यहाँ पर जो है ये खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे, तो यहाँ पर जो है पैर होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है? तो हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरीश कार्नाड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1873 में। तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में स्वीकृत राजभाषा का नाम क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
कोंकणी। तो कोंकणी जो है ये गोवा की राजभाषा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये है रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो हृदय की वो कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शील दशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्त कवि कौन नहीं है? तो राम भक्त कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास जो हैं ये राम भक्त कवि नहीं माने जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन माने जाते हैं? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन से माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचन तन धन बरन बर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। कंचन तन धन बरन बर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण 100 हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। आगे जो है हम MCQ की चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और हिंदी भाषा से भी जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।